हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर अभिषेक अग्रवाल। हाजिर हूं एक और दमदार, एक बहुत अमेजिंग और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर अपने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10th के स्टूडेंट्स का हाल मैं अभी समझ सकता हूं। नवंबर का लास्ट वीक चल रहा है और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, क्योंकि अभी दिसंबर आएगा, दिसंबर में ठंड कड़ाके की पड़ेगी, लेकिन उससे ज्यादा कड़ाके की पड़ेंगे आपके फर्स्ट प्री बोर्ड, क्योंकि डेट अनाउंस हो चुकी होगी। दिसंबर के प्रोबेबली फर्स्ट वीक में फर्स्ट प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे या सेकंड वीक में हो रहे होंगे। उसके बाद देखते ही देखते सेकंड प्री बोर्ड आएगा और भैया फिर फाइनली विद इन नो टाइम आपका बोर्ड एग्जाम आएगा। तो जैसे जैसे ये ठंड का मौसम बढ़ता जाएगा, आपके अंदर की गर्मी इसलिए बढ़ती जाएगी क्योंकि टेंशन बढ़ती जाएगी बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। और आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो ना सिर्फ आपके प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 में 100 on 100 स्कोर करवाने वाले हैं, बल्कि बोर्ड एग्जाम भी फुल 2 मार्क्स से क्रैक करने वाले हैं। भाई फुल 2 मार्क्स से आपके बोर्ड एग्जाम क्रैक होने वाले हैं। और यह मत समझना ये जो मैंने थंबनेल दिया हुआ है ये सिर्फ क्लिक बेट के लिए था कि लोग आएंगे और अपने को बहुत ज्यादा क्लिक रेट्स मिल जाएंगे और उसकी वजह से अपना वीडियो बहुत ज्यादा व्यूज और बहुत ज्यादा चैनल सब्सक्राइबर गेन कर लेगा। उसके लिए नहीं भैया, ये वाकई में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो इस वीडियो में बहुत अंत तक बने रहना। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं जाएगा, ये बहुत छोटा वीडियो बनेगा, लेकिन इस वीडियो के अंत तक रहना। काउंट ऑन मी, इस वीडियो को देखने के बाद 100% स्कोर जो तुम्हारे प्री बोर्ड का होगा और बोर्ड का होगा उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, उसमें बहुत बड़ा बूस्टर आपको मिलने वाला है। तो मतलब इसको देख डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मेन चीज तो आप ये समझना कि अभी हम जब प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ कंटेंट पर होता है, कोर्स कंटेंट पे। हमारा फोकस होता है पढ़ाई पे, ये भी पढ़ लूं, ये वाला टॉपिक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये वाली बुक से ये वाला क्वेश्चन किया कि नहीं किया, ये मैंने सॉल्व किया कि नहीं किया। लेकिन इन सभी पढ़ाई की बातों के अलावा कई ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स जो हम कई बार उन्हें मिस कर जाते हैं और जो हमारे स्कोर में बहुत बड़ा एक डेंट देती हैं। फिर ये याद आता है यार शायद मैं उस स्टेट में नहीं था, उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाया, या मैं वहां पर मैं नर्वस हो गया तो मैं भूल गया। तुम देखना कई स्टूडेंट्स की कंप्लेंट होती है, वो बोलते हैं सर मैं सब कुछ याद करके जाता हूं। एक दिन पहले मैंने अपने टीचर को सुनाया था, अपनी मम्मी को सुनाया था, मैंने सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, एक टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट अच्छा आया था। पता नहीं सर वहां जाकर मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया, एग्जामिनेशन हॉल में गया तो एकदम ब्लाइंड हो गया। देखना ये प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होती है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ आप ये देखोगे, ये एक एग्जाम्पल था, कुछ स्टूडेंट्स के साथ आप ये देखोगे कि वो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टीचर ने कुछ भी पूछ लिया वो पहले हाथ उठा लेंगे, हम बताएंगे आंसर। उनका परमानेंटली हाथ ऊपर रहता है कि हम ही आपको आंसर बताएंगे। लेकिन जब वो एग्जाम देते हैं ना तो एग्जाम में वो उनका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आता जैसा उनका क्लास में परफॉर्मेंस था। आप देखोगे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया उनका। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में शायद कभी नहीं बोलते थे, टीचर ने जितनी बार भी आंसर पूछा इन्होंने कभी आंसर नहीं दिया, लेकिन उनका रिजल्ट में अचानक बूस्ट मिल जाता है, उनके मार्क्स एकदम से अच्छे आ जाते हैं। आप देखोगे, फिर उसको बोलोगे भाई तू तो छुपा रुस्तम निकला है यार, कहां छुपा हुआ था, क्लास में तो कभी कोई परफॉर्मेंस देता नहीं था और ये रिजल्ट में तो तू बहुत अच्छे मार्क्स ले आया। अब इन सभी चीजों के पीछे एक ही प्रॉब्लम है, और ये मैं बिल्कुल एनालिसिस से बोल रहा हूं। लगभग मतलब अगर आप कैलकुलेट करो तो मैं 10th क्लास को 2010 से पढ़ा रहा हूं। 2010 से अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो 13 साल मुझे 10th क्लास पढ़ाते हो गए। सीनियर क्लासेस में 2012 से पढ़ा रहा हूं, इसलिए टोटल एक्सपीरियंस 11 का वहां दिखता है, लेकिन 10th में मुझे और +2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और उस एक्सपीरियंस से अगर मैं बोलूं तो इन सभी चीजों के पीछे एक प्रॉब्लम है कि कई ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम मिस आउट कर जाते हैं। वो क्या है चीजें, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर हमने उन छोटी चीजों पे काम कर लिया और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, बस उन छोटी छोटी चीजों को हमें अपनी आदत बना लेना है। और कहते हैं ना जो चीज आदत में बन जाती है उसके लिए कुछ एफर्ट लगाने ही नहीं पड़ते, वो तो आदत बन गई है भाई। जैसे तुम अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव करते हो, 4 व्हीलर तो नहीं करते होगे, लेकिन अगर 2 व्हीलर भी करते हो पहले तो सेफली ड्राइव करना उसको। लेकिन तुम देखो कि जब तुम पहले दूसरे तीसरे दिन नई नई गाड़ी चलाना सीखे थे तो तुम बड़े डरते थे,
एफर्ट लगाते थे, मोड़ूंगा तो ध्यान रखना है, यहां पर कहीं गिर ना जाऊं, इस साइड भी बैलेंस करना है, बहुत एफर्टली गाड़ी चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी गाड़ी चलाने की आदत बन गई, गाड़ी में को चलाने में तुमने एफर्ट्स लगाना कम कर दिया, तुम्हें ऐसा फील होने लगा कि अब मैं एफर्टलेसली गाड़ी चला रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी चलाने की तुम्हें एक आदत बन गई है। अब तो तुम बिल्कुल एकदम 50, 60, 70 की स्पीड पे, उसके ऊपर मत जाना, 70 की स्पीड पे भी तुम बढ़िया गाड़ी चला लेते होगे और स्टंट तो दिखाते होगे, हाथ छोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, देख मैं तो ऐसे बात करते हुए चल रहा हूं। और ये मत करना। ऑल्दो ये सब कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि यू हैव गेन अ कॉन्फिडेंस इन ड्राइविंग योर कार, बाइक और स्कूटर, जो भी है। तो यही जो छोटी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बच्चों बताने वाला हूं, वो छोटी चीजों को भी आपको अपनी आदत बनाना है। उन छोटी चीजों पर बहुत गौर स्टार्टिंग में करना है और उनको उस लेवल पर ले जाना है कि ये अब हमसे मिस आउट नहीं होंगी। और अगर ऐसा तुम कर लेते हो तो काउंट ऑन मी, तुम्हें बोर्ड एग्जाम में क्रैक करने से, वो भी विथ 100 स्कोर, कोई नहीं रोक सकता। और ये मैं लिख कर दे रहा हूं, ये बात मैं गारंटी दे रहा हूं। पास होना मुद्दा नहीं है। अगर जो बच्चे सिर्फ ये देख वीडियो इस चक्कर में आए कि हम बस पास भर हो जाएं, बेटा पास होना तुम्हारा मुद्दा नहीं है। पास होने के लिए तो मैं एग्जाम के 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाऊंगा, तुम सिर्फ उस वीडियो में भी पढ़ लोगे ना क्या क्या मैंने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो भी तुम पास हो जाओगे। और यकीन नहीं आ रहा तो मैंने जिस पुराने चैनल पे काम किया है उस चैनल पर जाकर देख लेना। मैंने एग्जाम टाइम में 1 साल 2 साल पहले वो वीडियोस बनाए हैं और बच्चों ने नीचे कमेंट वहां पर किया है कि जो आपने पढ़ाया वही आया। जो क्वेश्चन मैंने मतलब एग्जाम के 2 दिन पहले, इवन 12th क्लास में भी मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले बोल दिया था ये छपा है क्वेश्चन पेपर में, और वहां बच्चों ने कमेंट किया है कि हां सर वही छपा है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। मैं बोल रहा हूं सिर्फ इस पे विश्वास मत करना, जाकर देख सकते हो, सब कुछ प्रूफ के तौर पे वहां मौजूद है। क्योंकि वो वीडियो की डेट पता चल जाएगी और तुमको पेपर का एग्जाम डेट भी पता चल जाएगा, पिछले साल वो पेपर कब था, और फिर बाकी टेस्टिमोनियल्स नीचे कमेंट में तुम्हें मिल जाएंगे। तो पास होने वाले बच्चे परेशान मत हो, क्योंकि पास तो यार तुम हो जाओगे। मेरे अपने पेपर के, साइंस पेपर के 2 दिन पहले मेरा वीडियो देख लेना, एक वीडियो रिलीज करूंगा, वहीं से तुम पास भी हो जाओगे। वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया, पता चल गया कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस हमको बोर्ड में पूछे जाते हैं या इवन प्री बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। लेकिन हमें 100 में से 60 मार्क्स लाना है या हमें 100 में से 98, 99 या 100 मार्क्स लाना है, ये डिफरेंस अगर तुम समझते हो तो ये वीडियो तुम्हें देखना है। ये जो गैप तुम देख रहे हो, ये गैप अगर तुम समझते हो और तुम चाहते हो कि नहीं सर मैं 60 वाला नहीं, मैं 95, 98, 100 वाला स्कोर लाना चाहता हूं, तो तुम्हारे लिए वीडियो है। क्योंकि इसमें कुछ बातों पर हमें गौर करना है। वो कुछ बातें क्या है वो मैं शुरू करता हूं, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखेंगे वो कुछ बातों में। सबसे पहला पार्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं सबसे पहले ले आया हूं, सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे तुम्हारे टीचर्स भी बोलते होंगे, लेकिन कभी तुम उनके सुनते नहीं हो। आज प्लीज सुन लेना यह बात कि तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर बेस्ड होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही होनी चाहिए। एनसीईआरटी के बाहर से ना कभी पेपर बना है, ना कभी बना था और ना कभी बनेगा। मैं लिख कर दे रहा हूं। तुम जरूर कई लोगों से सुनोगे अरे नहीं हम तो एनसीईआरटी पढ़ के गए थे, बाहर से आ गया था। नहीं भाई, उनकी तैयारी नहीं थी एनसीईआरटी में से, वो सिर्फ बाहर से इसलिए आ गया था क्योंकि उनने अपनी तैयारी नहीं करी थी एनसीईआरटी से। 10th बोर्ड का पेपर छोड़ दो, अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनटीएससी, वो अभी काफी कोविड के बाद से नहीं हुआ है, लेकिन अगर एनटीएससी देखो, ओलंपियाड देखो, अरे मैं कहता हूं तुम आईएएस सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए अगर यूपीएससी या अपने स्टेट का पीएससी भी देते हो, उसका सिलेबस भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब तुम सोचो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का अगर सिलेबस एनसीईआरटी से आ रहा है तो एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। जेई, नीट, आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ जा ही नहीं रहा है। बस प्रॉब्लम क्या होती है, हम एनसीईआरटी ऊपरी तौर से पढ़ते थे, रीडिंग लग गई भाई, रीडिंग से नहीं होगा। आपको एनसीईआरटी में घुसना पड़ेगा, आपको हर एक लाइन बाय लाइन, कहते हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को समझना होगा और जानना होगा। और ऐसा मैं भी कराने वाला हूं आपके प्री बोर्ड्स के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए। मैं लाइन बाय लाइन, अभी मेरा एक चैप्टर बचा है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, जैसे ही वो कंप्लीट होगा हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाला वीडियो लेकर आने वाले। पूरी एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा कि इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें कैसे पढ़ना है, ये पूरी बातें मैं बताऊंगा। बट इन द मीन टाइम, तब तक के लिए आपको ये करना है कि आपको एनसीईआरटी पर अड़ीर रहना है।
आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। सारी रिफ्रेशर्स गई भाड़ में। मैं किसी पब्लिशिंग हाउस से ना मेरे को कोई कमीशन मिल रहा है, ना मैं चाहता हूं कि मुझे मिले, ना मैं उनको प्रमोट करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिफ्रेशर्स बेकार होती हैं, बट ये जो टाइम है, ये जो क्रूशियल टाइम है, ये क्रूशियल टाइम पर तुम्हें एनसीईआरटी पर स्टिक करना है। मैं ये मानता हूं कि अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो लगाओ रिफ्रेशर्स। एस चांद की आती है, टुगेदर की आती है, अरिहंत की बहुत सारी रिफ्रेशर्स आती हैं, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा मैथ्स में आती है। लेकिन बच्चों अब समझो, ये वो टाइम नहीं है कि जहां पर आप ये बुक उठाओ। आर डी शर्मा वो बच्चे सॉल्व करते हैं जो अप्रैल से पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। आर एस अग्रवाल वो लोग सॉल्व करते हैं जो अप्रैल मई जून में गर्मी की छुट्टी में उसको निपटाना चाहते हैं। उनके लिए अभी वो रिफ्रेशर्स है। अभी तुमने कर ली हो वो टाइम पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब लेकिन वो टाइम नहीं है कि तुम अब इन बुक्स को उठाओ। अब तुम्हें सिर्फ उठानी है एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी उठानी है और उस पर स्टिक रहना है। ये पहली बात है जिसको आपको आदत में लाना है कि मैं जब भी पढ़ूंगा मैं एनसीईआरटी से पढ़ूंगा। मैं जब भी कोई सॉल्व करूंगा मैं एनसीईआरटी को लेकर ही सॉल्व करूंगा। उसके जो क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट या बैक एक्सरसाइज, वो मुझे कंठस्थ होने चाहिए, वो मुझे समझ में तो पूरे ही आने चाहिए। लेकिन अगर कोई नींद में भी उठाए, जहां मेरा दिमाग नहीं काम करे, तब भी मेरे को याद वो चीज रहेगी तो मैं फटाफट अपनी जबान से बोल दूं, मुझे ऐसी कंठस्थ होनी चाहिए, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो चाहे बैक एक्सरसाइज हो। अगर उसकी अभी तक नई तैयारी करी है, वीडियोस पर सब कुछ अवेलेबल है। वीडियोस आपको डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर वहां मिल जाएंगे, वहां पर सब कुछ अवेलेबल है। बट अडहियर टू दिस कंसेप्ट कि आपको एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। रात में सो भी तो उसको गले से लगाकर सो के एनसीईआरटी नहीं छोड़ने वाला मैं, और उसी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। उसी में जब बीच में पैराग्राफ या टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन आए, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। चैप्टर खत्म होने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो, बैक एक्सरसाइज के, चैप्टर एंड एक्सरसाइज के। तो ये आपकी सबसे पहली आदत होनी चाहिए। और बिल्कुल मत घबराना उन बच्चों से जो बहुत ज्यादा रिफ्रेशर्स लेकर पढ़ाई करते हैं। तुम्हारे दोस्त यार होंगे ऐसे, तुम कभी घर जाओ या उनको स्कूल में आता देखो तो तुम देखना वो नई नई रिफ्रेशर लेकर आएंगे। मैं लिख कर दे रहा हूं, वो अभी इस टाइम अगर रिफ्रेशर पढ़ रहे हैं तो वो वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। और तुम्हारे पास ये एडवांटेज है, उनको देखकर डीमोटिवेट मत होना, बल्कि उनको देखकर और मोटिवेट होना। मैं तुमको ये सीक्रेट दे रहा हूं, सीक्रेट टू सक्सेस का। क्योंकि उल्टा होता है, हम जब किसी को बहुत ज्यादा बुक्स के साथ देखते हैं, बहुत नई नई बुक्स के साथ देखते हैं, रिफ्रेशर के साथ देखते हैं, तो हमें डिमोटिवेशन आता है। हम एक तो नहीं पढ़ पा रहे, इतनी कैसे पढ़ रहा है भाई। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे को मोटिवेशन तुम्हें मोटिवेट होना है वहां से, वो तुम्हारा मोटिवेशन है वहां से। क्यों? क्योंकि तुम सही डायरेक्शन में सही टाइम का यूज कर रहे हो। अभी जो टाइम है ना, वो तुम सही यूज कर रहे हो अगर तुम एनसीईआरटी पर स्टिक रहते हो। ये पहली बात, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे जब एनसीईआरटी पूरी हो जाए, जब तुम्हें लगे कि सर अब पूरा हो चुका है एनसीईआरटी, पूछ लो। मेरे को तो टॉपिक का पेज नंबर भी पता है कि इस पेज नंबर पे इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक लिखा है एनसीईआरटी में। तब सबसे पहला काम करना है कि प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स को उठाकर सॉल्व करना है। एक सैंपल पेपर तो सीबीएसई ने इस साल इशू किया है, वो तो आपको करना ही है। उसका वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो पे चले जाओ, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे 10th क्लास की, उसमें सैंपल पेपर का वीडियो है, उस पर चले जाओ। सेकंड काम आपको यह करना है कि आपको पुराने सारे ईयर्स के सैंपल पेपर्स को उठाकर सॉल्व करना है। इसको आपको डाउनलोड करने के लिए कोई परेशानी नहीं होना है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहां पेपर्स मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, नीचे अभी लिंक दिया हुआ है, वीडियो पॉज कर दो, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को कनेक्ट करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहां पर मैं तुम्हें सैंपल पेपर दे दूंगा, मैं लिख कर दे रहा हूं। मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर के जितने पेपर है मैं सब दे दूंगा, सैंपल नहीं, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर है वो भी दे दूंगा, सब दे दूंगा। अब कुछ नहीं करना, जब हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, हमें वो पेपर उठाना है, उनको सॉल्व करना। और कैसे ऐसे नहीं चलते फिरते, प्रॉपर एक जगह बैठना है, इंश्योर करना है तुम्हारे पास 4 घंटे का टाइम हो, क्योंकि 3 घंटे तुमको पेपर सॉल्विंग में लगने हैं। अपने घड़ी लगाई और अपना सॉल्व करने बैठ गए। प्रॉपर ढंग से सॉल्व करना है, बुक से बिल्कुल दूर, ओपन बुक नहीं देना है इसको। हां, फिर जहां जो क्वेश्चन नहीं बने सेल्फ इवेल्युएट करो। अगर घर में मम्मी पापा या कोई भी आपकी पढ़ाई देखता है, या भैया दीदी आपकी पढ़ाई देखते हैं, उनसे चेक करवाओ। कोई नहीं देख रहा, आपको सेल्फ स्टडी पे ही आपको सेल्फ इवेल्युएट करना पड़ेगा, लेकिन आप खुद से इवेल्युएट करो, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपको आपकी गलती समझ में आनी चाहिए, ईमानदारी के साथ, खुद के साथ। और तब वहां मार्किंग करना है कि हां सर ये मेरे क्वेश्चन नहीं बना है। और तुम बिल्कुल फ्री हो मुझसे डाउट पूछने में, क्योंकि मैं अब डाउट सेशंस भी रेगुलर लेकर आऊंगा।
आस्क मी एनीथिंग सेशंस, जहां पर तुम अपने डाउट भी मुझसे पूछ सकते हो। 100% तुम अपने डाउट भी मुझसे पूछ सकते हो। तो वो सेशंस भी हम लोग लेकर आएंगे, तो वहां पर वो डाउट फिर मुझसे पूछना, सर मैंने ये मॉक टेस्ट दिया था, इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर नहीं बना। और उस सेशन का भी अगर इंतजार नहीं है तो बिल्कुल आप किसी भी कमेंट पे जाके, कहीं पे भी जाकर, अभी हम लोग ग्रुप भी क्रिएट कर रहे हैं जहां पर हम स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर पाए, वहां पर जाकर आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, वो सारी चीजें। बट प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत जरूरी हैं, क्योंकि देखो इससे दो फायदे। पहला, आपको एक आइडिया लगता है कि कैसे पेपर सीबीएसई पूछ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमें वहां पर मिल रहे हैं। पहला तो ये चीज आपको पता चलती है, तो आपका एक माइंड प्रिपेयर होगा बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम में। प्री बोर्ड भी उसी तर्क पे बनेंगे, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर्स जो हैं वो ईमानदारी से आपका भला चाहते हैं। भले वो साल भर कितनी भी खुन्नस दिखाएं, लेकिन स्कूल के टीचर आपका भला चाहते हैं भैया। तो वो प्री बोर्ड भी ऐसा सेट करेंगे, टफ सेट करेंगे। देखो पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ताकि तुम उड़ो मत हवा में, ताकि तुम हवा में उड़ो नहीं, इसलिए वो टफ सेट होगा, लेकिन वो बोर्ड के अडीर ही होगा। बोर्ड का जो पैटर्न है उसी के अडीर करेंगे, वो बोर्ड के पैटर्न से डेविएट नहीं कर सकते तुम्हें। हाँ, बट इंश्योर करूंगा मैं टफ देंगे, और चेकिंग उससे ज्यादा टफ करेंगे। वो एक एक नंबर खा लेंगे तुम्हारा, कहीं पे भी मौका मिलेगा तुरंत दबोच लेंगे वो तुम्हारा नंबर, तुमको देंगे नहीं, सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल पे रखने के लिए, लेवल पे रखने के लिए। प्री बोर्ड 1 में तो बिल्कुल बहुत ही घटिया देंगे, ताकि तुम प्री बोर्ड 2 में अच्छा स्कोर करो, ताकि उसके बहाने प्री बोर्ड 2 देने आओ। ठीक है, तो वो चीज याद रखना, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। हालांकि मैंने बता दिया, बताने का था नहीं ये वाली बात, लेकिन अब तुम इतने मैच्योर हो गए कि ये चीजें खुद समझते हो। लेकिन अब अपने को यहां पर यही चीज करनी है कि अपने को प्रॉपर ढंग से वो बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड के 1 और प्री बोर्ड 2 के पेपर को देना है, और उसमें भी हम अच्छा स्कोर कर आए कि टीचर सोचे कि यार इसने तो कोई नंबर काटने का मौका ही नहीं दिया। उसके लिए आपको पहले से प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है। सोर्सेस कहीं से भी डाउनलोड कर लो, या कहीं नहीं मिले तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन उसको सॉल्व करो। फाइनल बोर्ड एग्जाम तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम 20 पेपर कम से कम सॉल्व करोगे। 20 टारगेट बना लो, टारगेट 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मुझे सॉल्व करने, उसको टारगेट बना लो। ठीक है, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राइटिंग स्किल्स आपको सुधारनी होगी। वो याद करो, मैंने तुम्हें कहा था स्टार्टिंग में वीडियो के कि कई बच्चे ऐसे होंगे तुम्हारी क्लास में, बहुत अच्छा परफॉर्म करते होंगे ओरली वर्बली, वो बहुत अच्छे आंसर्स देते होंगे, टीचर ने कुछ भी पूछा हाथ उठा देते होंगे, लेकिन उनके मार्क्स में डिप यानी कि एक डिक्लाइन देखने को मिलता है जब आप उनका रिजल्ट देखते हो। तब तुम कहते हो यार तेरे मार्क्स क्यों नहीं आते, तो बोलता तो बहुत अच्छा, तेरे को सब कुछ समझ में आ जाता है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ बच्चे जो जिनकी मैंने बात करी थी कि जो कभी क्लास में परफॉर्मेंस नहीं देते, कभी क्लास में नहीं बोलते, लेकिन अचानक से आप देखोगे उनके अच्छे मार्क्स आ जाते। मतलब टॉप नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल टॉप कर जाएंगे, मैं कह देता हूं एटलीस्ट उनके बारे में जो आपने सोचा था, आपने जो परसेप्शन बनाई थी कि इसके क्या मार्क्स आएंगे, उससे बेहतर मार्क्स आ जाएंगे उनके, आपकी परसेप्शन से बेहतर आएंगे। तो वो पता है क्यों होता है? राइटिंग स्किल्स की वजह से। जिस बच्चे को थोड़ा बहुत भी आता था, मैटर नहीं करता था कि उसको थोड़ा बहुत आता था, मैटर यह करता है कि उसने उसको लिखा कैसे है, उस नॉलेज को प्रेजेंट कैसे किया। और जिस बच्चे को बहुत कुछ आता था, मन में बहुत सारी चीजें थी, सब कुछ क्लियर था, लेकिन सिर्फ उसको वो लिखना नहीं आता था कि मैं अपने मन के ज्ञान को, अपने दिमाग की नॉलेज को मैं पेपर में कैसे उतारूं, अगर ये नहीं आता था तो इस वजह से उसके मार्क्स नहीं आए थे। राइटिंग स्किल्स काउंट ऑन मी 50% कॉन्स्टिट्यूट करती है कि आपके मार्क्स क्या मिलने हैं। मुझे आता बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं अभी आपसे बोल ना पाऊं, लिखने की बात नहीं कर रहा, मैं टीचर हूं तो मैं बोलने की बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे बोल ना पाऊं, मेरी नॉलेज किस काम की? मान लो मेरे को, मैं एनसाइक्लोपीडिया हूं भाई, मैं विकिपीडिया, मेरे को सब आता है, लेकिन मैं आपको बोल ही नहीं सकता, तो मैं मेरी नॉलेज किस काम की? अब मान लो मुझे आता इतना सा है, लेकिन मैं आपको इतने अच्छे से बोलकर समझा रहा हूं कि हर एक वर्ड, हर एक अल्फाबेट मेरे मुंह से निकला हुआ आपके दिमाग में फीड हो रहा है, आपको सारी कहानियां समझ में आ रही है, मैं पूरा कंसेप्ट आपको केमिस्ट्री का विजुअलाइज करवा पा रहा हूं। तो आप बोलोगे वाह यार सर क्या टीचर हो, मान गए यार सर क्या पढ़ाते हो, क्योंकि यहां पर डिलीवरी स्किल्स मेरे मैटर करते हैं बीइंग अ टीचर। इन द सेम वे, जब आप एग्जाम देते हो तो उसके बाद आप इवैल्यूएशन के लिए, चेकिंग के लिए कॉपी भेजते हो, तो भाई आप चेकिंग के लिए अपनी कॉपी भेजते हो, आप अपना दिमाग नहीं भेजते टीचर के पास, आप क्या भेजते हो? अपनी कॉपी भेजते हो, और उस कॉपी में जो लिखा है टीचर उससे इवैल्यूएट करेगा कि आपका दिमाग कितना है।
तो दिमाग नहीं भेज रहे इवैल्यूएशन के, इवैल्यूएटर के पास अगर दिमाग भेज रहे तो खुद ही देख लेता, हाँ यार इसको तो बहुत आता है, चलो दिमाग आगे सरकाओ और फुल मार्क्स ले जाओ। अरे भाई तुम कॉपी भेज रहे हो, जब कॉपी भेज रहे हो तो कॉपी में वो लिखा उस तरीके से होना चाहिए कि जिससे सामने वाला खुश हो जाए। मतलब वैल्यूएटर के सब सामने सुंदर सी कॉपी आए तो पहले तो वो रेड पेन छोड़े, उठे, थोड़ा नाचे और फिर तुम्हारी कॉपी चेक करे, उसका मूड खुश हो जाना चाहिए भाई, वो कॉपी होनी चाहिए। अब ये मतलब नहीं कि सुंदर राइटिंग में लिखने का, सही चीज सही तरीके से सही लिमिट में लिखी गई हो। जैसे कई बार होता है वर्ड लिमिट्स, अडी टू द वर्ड लिमिट्स, तुम 1 मार्क के क्वेश्चन में आधा पेज भराते हो और कई बार 4 मार्क या 5 मार्क के क्वेश्चन में 4 लाइनें भी नहीं लिखते। अब उसमें तो इवैल्यूएटर पगलाएगा ना कि ये क्या बच्चा है। तो ये सिस्टमैटिक हैंडराइटिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा, मेरी हैंडराइटिंग खुद सबसे घटिया है। हैंडराइटिंग तो ठीक है, चलो वो एक छोटा सा पार्ट है, वो हुआ सही तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन किस क्वेश्चन में कितनी वर्ड लिमिट रखनी है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। पॉइंट वाला क्वेश्चन था, हम उसको पैराग्राफ में लिखा है, या डिफरेंस वाला क्वेश्चन था, टेबल बना के लिखना था तो हम उसे पॉइंट में लिखा है। गलत है ये। टेबल का है तो टेबल बनाकर लिखो प्रॉपर, और मैक्सिमम क्वेश्चन शुड बी पॉइंट वाइज। आप अगर सामने, मैं तो कहता हूं 2 मार्क का क्वेश्चन हो, गिव 2 पॉइंट्स, 2 बातें लिखनी है उसमें, दोनों को पॉइंट 1 पॉइंट 2, डोंट गिव द पॉइंट नंबर, बस पॉइंट डॉट बना दो, दिस इज पॉइंट 1 और एरो बना दो और दिस इज पॉइंट 2। उनको क्लियर हो, हाँ ये 2 पॉइंट पर तुम्हें 2 मार्क्स मिलने चाहिए। प्रेजेंटेशन मैटर करता है, क्योंकि देखो यार समझो, जो इवैल्यूएट कर रहा है ना कॉपी, उसके पास सिर्फ तुम्हारी कॉपी नहीं है चेक करने के लिए। बोर्ड में जब कॉपी जाती है ना, बोर्ड में हालत खराब है भाई इवैल्यूएटर्स की। आज मैं ऑन एयर बोल रहा हूं, शायद इस पे बैकलैश भी आए मेरे को बहुत जगह से, लेकिन मैं आज ऑन एयर बोल रहा हूं इसको, कि जब वो लोग कॉपी चेक करते हैं ना तो भाई साहब एक रूम में बिठा दिया जाता है, और तपती गर्मी का मौसम होता है, वो तपती गर्मी का मतलब सोचो तुम मार्च में एग्जाम दोगे, अप्रैल मई में उन कॉपी चेक करेंगे। अप्रैल मई में एकदम कड़कती गर्मी है, किस रूम में वो बैठे हैं, वहां एसी तो छोड़ो, पंखा भी चलता होगा कि नहीं चलता होगा भगवान मालिक है, और इतना सारा बंडल उनको दे दिया जाता है कॉपी चेक करने का। और तुम्हें लगे अगर बहुत अच्छा पैसा मिलता है कॉपी चेक करने का, तो तुम्हारी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई बहुत पैसा नहीं मिलता कॉपी चेक करने का, बस उतना मिल जाता है कि जितना आना सक्सेसफुल रहा ये मान लिया जाता है। कोई बहुत पैसा नहीं मिलता, मतलब अगर लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि जाना है कि नहीं जाना है तो लोग नहीं जाते, बट प्रॉब्लम है ऑप्शन दिया नहीं जाता। जिनकी सीबीएसई में ड्यूटी लगती है उनको बुलाया लिया जाता है कि आपको इवैल्यूएट करना है, तो उनको जाना ही पड़ता है। आ रही बात समझ में? अब वो इतनी गर्मी में बैठे जरा से रूम में, जहां ना कूलर है ना पंखा है, कॉपी उनको भरटेरो ढेर दे दिया चेक करने का। अब कौन किस माइंडसेट में बैठा है भाई, कौन टीचर है जो बहू से लड़के आई है, कौन टीचर है जो बहू से बहस कर कर आए, कौन है जो सास से वो कर कर आए, कौन है जो ननद देवरानी से भिड़ा है। मतलब वो उनके घर की कहानियां अलग है यार, उनका स्टेट ऑफ माइंड अलग है। अब वो कहां का गुस्सा कहां निकलेगा ये तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम भी शिकार हो सकते हो ना भाई। ठीक है, रीवैल्यूएशन करोगे, रीचेकिंग करोगे, मे बी वहां पर तुम उनका त्रुटि सुधार हो जाए, गलतियां उनकी रेक्टिफाई हो जाए, लेकिन क्यों रिस्क लेना तुमको? जब तक तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है तो तुम काहे को रिस्क ले रहे हो भाई? तुमको जो करना है वो तुम परफेक्ट करो। जो कॉपी चेक करनी है, जो भी चीजें करनी है, वो तो उनका काम है, वो जिस स्टेट में कर लेंगे, लेकिन उनको मौका ही क्यों देना? हम तो ऐसी कॉपी उनके सामने रखे ना कि अगर वो लड़ झगड़ कर भी आए हैं, अगर उनका बहुत ही बुरा मूड है इस टाइम, बहुत ही बेकार उनकी अभी कंडीशन है दिमाग की, तो हमारी कॉपी देखकर अच्छी हो जाए। हमने कहा ना, हमारी कॉपी देखकर रेड पेन छोड़े, पहले वो नाचे और फिर हमारी कॉपी को चेक करे। ऐसा होना चाहिए भाई कॉपी, वो चीज लानी पड़ेगी, और वो चीज आएगी एक मेथोडोलॉजी से, वो सुधारना है तुमको। अब ये कैसे सुधरेगा, इसका वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा कि कैसे तुम्हें हर मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए कितनी लाइन में कितना तरीके से, कहां लाइन खींचनी है, कहां लाइन नहीं खींचनी, कहां रफ वर्क करना है, कहां पर तुम्हें टेबल बनाना है, कहां पॉइंट लगाने, सब बताऊंगा। लेकिन इस पर तुम भी एग्जीक्यूट करना चालू कर दो कि तुम्हें ऐसे ही करना है। इससे पहले वाली एक और स्लाइड पर आता हूं। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई। हालांकि ये सबसे इजीएस्ट सेक्शन होगा, क्योंकि यहां तो मैं मानकर चलता हूं कि स्कोर कर लेंगे पूरे के पूरे, बट फिर भी क्योंकि ऑप्शन जब कंफ्यूज करते हैं ना, तब हालत खराब होती है। तब इसलिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। बट अगर मुझे बोलना होगा तो मैं एमसीक्यूज से ज्यादा इस पर बोलूंगा, वर्ड लिमिट वाली बात पे, राइटिंग स्किल्स वाली बात पे। यह बहुत जरूरी है। लास्ट चीज, सेकेंड लास्ट चीज, हमारे वीडियोस तो आपको देखना ही है,
क्योंकि हमारे वीडियोस तो सर्वे सर्वा है भाई। वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगे। डिस्ट्रैक्शन तब होगा जब तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखोगे। कई लोग बोलते हैं ऑनलाइन में सर डिस्ट्रैक्शन होता है, ये होता है, यूट्यूब पर हम क्या देखने आए थे, क्या देखने लग जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता, रील्स इतनी एडिक्शन है हमें, रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे। ये तुम्हारे ऊपर है भाई, ये तुम्हारा कंट्रोल है ऊपर। रील्स भी अच्छी बुरी दोनों होती हैं। काय को जाना तुमको वो छपरी वाली रील्स देखने। तुम आओ और सिस्टमैटिक पढ़ाई वाली रील्स पढ़ो ना, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपको कुछ एनालिटिक्स दिया जाता है, जिसमें कुछ बताया जाता है, जिसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाती है, वो रील्स देखो। वो रील्स भी सजेशन बन जाती है फिर आपकी। जिस तरीके की रील देखते हो वो वैसी सजेस्ट करता है आपको। अब तुम छपरी वाली देखते हो तो सारी छपरी वाली रील्स आती है, टिकटॉकर्स वाली। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें करना क्या। ठीक है, वो एंटरटेनमेंट भी चलेगा मूड फ्रेश में, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होती है, वही चलता है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए वीडियो पर स्टिक रहें, कंट्रोल अपने पास रखें कि मुझे आज ये वीडियो देखना है, मुझे केमिस्ट्री में सर का ये वीडियो देखना है, मुझे फिजिक्स बायो में मैम का ये वीडियो देखना है, मुझे मैथ्स में अभिषेक सर का वीडियो देखना है। ये स्टिक रखें भाई, और वीडियो से सारे डाउट्स अपने क्लियर करें। वीडियो में एडवांटेज ये है कि तुम्हें टीचर के मोहताज नहीं होना। रात को 2 बजे भी पढ़ने का मन है, वीडियो उठाया और पढ़ा। सुबह 6 बजे भी पढ़ने का मन है, वीडियो उठाया और पढ़ा, वहीं डाउट भी पूछ लिया। ये सबसे बेस्ट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम रात में 2 बजे पढ़ो, सुबह 6 बजे पढ़ो, जब तक तुम पढ़ रहे हो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस पढ़ाई में जो तुम पढ़ चुके हो वो तुम्हारे दिमाग में स्टोर भी रहे, उसके लिए तुम्हें पर्याप्त नींद जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे मैं रेगुलरली बोलता हूं 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम 7 घंटे भी लोगे तो वो मोर देन इनफ है। बट 7 से नीचे में काम नहीं बनेगा। तुम सोचो नहीं सर मैं 4 घंटे सो लूंगा, मैं 20 घंटे पढ़ लूंगा, अच्छी बात है, पढ़ लो। प्रॉब्लम पता है क्या है, वो 20 घंटे पढ़ा हुआ तुम स्टोर कैसे, याद कैसे रखोगे? वो कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में कैसे बना रहेगा कि हां अब तुम्हें वो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब तुम इस कंसेप्ट को नहीं भूलोगे। वो तब समझ में आएगा जब तुम्हारा दिमाग को पर्याप्त रेस्ट मिलेगा, तुम्हारी बॉडी को पर्याप्त रेस्ट मिलेगा। जब तक ये रेस्ट नहीं मिलेगा तुम पढ़ते तो जाओ, लेकिन एक जगह से पढ़ते जाओ दूसरी जगह से निकलता जाए, ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। उसके लिए दिमाग को रेस्ट जरूरी है, स्टोर करने के लिए बॉडी को रेस्ट जरूरी है। तुम्हारे खाने की हैबिट और तुम्हारी सोने की हैबिट को बहुत सुधारना है। हैबिट ऐसी सुधारना है कि तुम रात को पर्याप्त नींद लो, लगे तो दिन में भी 1-1.5 घंटे की नींद लो। एक 15 मिनट की मैं हमेशा कहते हैं क्विक नैप होनी चाहिए दिन में, स्कूल से आने के बाद और कोचिंग या कहीं पे भी ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस तुम पढ़ते हो उसके पहले एक क्विक नैप होनी चाहिए 15 मिनट की। वो दिन में जरूरी है। 1 घंटा 1.5 घंटा भी स्ट्रेच कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है रात में भी तुम 6 घंटे सो रहे हो तो तुम 2 घंटा कहां सो सकते हो, दिन में भी। लेकिन दिन अगर तुम रात में 8 घंटे भी सो रहे हो तो भी दिन में 15 मिनट के क्विक नैप लेना। तुम देखना तुम्हारी बॉडी री एनर्जाइज हो जाएगी। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो तुम स्क्रीनशॉट खींच के रख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। खींच लो इसका स्क्रीनशॉट खींच। तो भैया टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्टे हेल्दी। खाना पर्याप्त खाओ। पर्याप्त मतलब समझना, तुम यहां तक खाना खा लेते हो, पेट भर के लोग खाना खाते, तुम यहां तक खाना खा लेते हो, या इतना नहीं। जब पढ़ने बैठ रहे हो या पढ़ने वाले हो तो खाना उतना खाओ कि तुम्हें भूख ना लगे। हालांकि मैं ये वीडियो भी ऑन एयर बोल रहा हूं तो बैकलैश आता है कई पेरेंट्स का कि आप बच्चों को कम खाना खाने, मैं कम खाना खाने को नहीं बोल रहा हूं, मैं उतना खाना खाने को बोल रहा हूं कि तुम्हें भूख ना लगे। और ऐसा खाना खाओ जो तुम्हारे दिमाग को प्रोएक्टिव करे। अब क्या होता है, कई बच्चों की आदत रहती है वो ना आलू के परोठे, दाल बाफले, दाल बाटी, चावल रात में खा लेते हैं या ऐसे टाइम पे खा लेते हैं जब वो पढ़ने वाले होते हैं। मैं तुमको सच बताऊं ये सब नींद की गोलियां हैं भाई। मतलब ये सब नींद की पदार्थ है। मैं मतलब नींद के पदार्थ बोल रहा हूं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दाल बाटी, दाल बाफले जो है भाई साहब ये नशीले पदार्थ है, नशीले पदार्थ। हाँ एक बार इंसान खा लेता भाई साहब वो फिर ऊँघ जाता है, सो ही जाता है वो 2-4 घंटे। दाल बाटी, दाल बाफलों से तो कतई दूर रहो। अगर पढ़ने बैठने वाले हो तो इनसे बिल्कुल दूर रहो, ये बिल्कुल मत खाना। मैं तुमको ऑन एयर बोल रहा हूं, खूब प्री बोर्ड बोर्ड के बाद खा लेना, बोर्ड एग्जाम के बाद खाना भरपेट। मैं तुमको दूंगा दाल बाफले, दाल बाटी की पार्टी, आलू के पराठे, चावल भर भर के चावल। भाई ये बिल्कुल ये सब नशीले पदार्थ है मैं तो कहता हूं। और नशीले पदार्थों का सेवन पढ़ाई से पहले कतई नहीं करना है। क्या होगा, 10-15 मिनट तुम पढ़ोगे उसके बाद तुम्हें नींद आएगी। देखना कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है, सर मैं पढ़ने बैठता हूं 10 मिनट के बाद नींद आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? नशीले पदार्थ का सेवन किया था। नशीले पदार्थ मतलब क्या? आलू के पराठे, बटर वाले पराठे, छोला कुलचा, छोला भटूरा,
चावल भर भर के, दाल बाटी, दाल बाफले, भाई ये सब खाओगे नींद ही आएगी, क्योंकि बॉडी में ये जब कार्ब्स जाते हैं तो बॉडी को उसको कन्वर्ट करने में ग्लूकोज में बहुत हीट एनर्जी डेवलप होती है। वो हीट तुम्हारी बॉडी में मिलती है, और जब बॉडी में हीट मिलेगी तो बॉडी को नींद ही आएगी। ये समझो इस बात को। इसलिए तुम्हें बहुत लाइट फूड को इनटेक करना है, लिक्विड डाइट, और अगर सॉलिड डाइट भी ले रहे हो तो फिर लाइट डाइट को लेना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम, इस एज में तुम्हारे लिए। फिर जब तुमको नहीं कुछ करना, आज तुमने बोल दिया कि नहीं सर आज नहीं पढ़ूंगा, ऐसा ऐसा है, तो खूब खाओ, या फिर सारी पार्टी बोर्ड एग्जाम के बाद के लिए बचा कर रखो ना यार। बोर्ड एग्जाम के बाद खाएंगे ना, मैं अभी आऊंगा, मैं पार्टी दूंगा यार, फिर तुमको क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें भोपाल भी बुला लूंगा, तुम भोपाल भी आ जाना, नहीं तो मुझे तुम्हारे अभी सिटी का एड्रेस देना, मैं काउंट ऑन मी, मेरा वहां दौरा लगेगा, मैं 100% आऊंगा और मैं ही पार्टी दूंगा, पक्की बात। लेकिन तुम्हें यह चीज करनी पड़ेगी, ये तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा खाना प्रॉपर होना चाहिए और एडिकेट होना चाहिए। इनएडिकेट नहीं बोल रहा हूं मैं, बस थोड़ा सा पेट में जगह खाली रहनी चाहिए। पूरा पेट भर लोगे नींद आएगी, अगेन नींद आएगी, फिर पढ़ने बैठोगे, फिर वही कंप्लेंट आएगी सर 15 मिनट फोकस करता हूं उसके बाद नींद आने लगती है। और पता है फिर क्या होता है, मैं दिन में इसलिए सो जाता हूं पढ़ते पढ़ते कि सोचूंगा रात भर जगूंगा, और रात में फिर भी सो जाता हूं कि अगली सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा, और अगली सुबह फिर लेट उठता हूं ये सोचकर कि चलो दिन में पढ़ लूंगा। तो ये साइकिल में तुम पूरे टाइम पढ़ाई को टालते रहे और सिर्फ सोते रहे, ये हुआ। खुद सोचो दिन में क्या लगता है, दिन में इसलिए बोलते हो कि यार आज अभी सो जाता हूं, दिन में 2 घंटे सो जाऊंगा ना तो रात भर जग सकता हूं, तो रात में 4-5 बजे तक तो मैं पढ़ लूंगा। रात में 11 साढ़े 11 बजे तुम्हें नींद आने लगती है, खाना इतना खा लिया ना, खाने की प्रॉब्लम से 11:30 बजे इसलिए सो जाओगे कि सुबह 6 बजे उठ के पढ़ लूंगा, 5 बजे उठकर अलार्म सेट कर देता हूं, उठ के पढ़ लूंगा। वो अलार्म बजेगा टाइम पे, तुम ढूंढते रहोगे कहां गया कहां गया कहां गया, उसको बंद कर दोगे। 2-4 बार तो उस स्नूज पे चला जाता है, फिर बोलता है अरे बंद करो यार, कुछ नहीं मिल रहा, तो ऑफ ही कर दोगे फोन। नींद में हो ना क्योंकि पूरे, और उसी समय सोच लोगे, आधी नींद में मन में प्रॉमिस कर लोगे कि 10 बजे 11 बजे उठ के फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। फिर 10-11 बजे कुछ नहीं होगा पढ़ाई, वो 12 साढ़े 12 तक खाना खाकर फिर 1 बजे फिर सो जाओगे दिन में। तो पूरी साइकिल में तुम सोते रहे, पढ़ाई को टालते रहे। ये होगा खाने की प्रॉब्लम वाली बात से, जिसको मैंने बोला 7 घंटे की नींद काफी है, 7 घंटे की नींद पर स्टिक रहना, 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। बीच में 15 मिनट का एक क्विक नैप मिनिमम दिन में ले लेना। अगर रात में तुमने कम सोया है तो फिर दिन में 2-1 घंटे सो सकते हो, लेकिन अगर रात में पर्याप्त सोया है तो दिन में सिर्फ 15 मिनट की क्विक नैप लेना, यह बहुत जरूरी है। स्कूल जा रहे हो तो स्कूल से आने के बाद, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी, जिनको मैं ये चाहता हूं कि इन सभी टिप्स को, ट्रिक्स को, जो भी बोलो, अपनी आदत बना लो। ये हैबिट्स बोलो अब से, कि ये तुम्हारी हैबिट्स हैं, अब तुमको इसको अपनी आदत में लेकर आना है। जब ये आदत बन जाएगी, काउंट ऑन मी, कोई एफर्ट नहीं लगाना, तुम्हारा पूरा बॉडी साइकिल, पूरा मेटाबॉलिज्म उस साइकिल के हिसाब से सेट हो जाएगा। फिर वो एफर्टलेसली लाइफ चलेगी टिल बोर्ड एग्जाम। फिर बोर्ड के बाद करेंगे पार्टी। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक जरूर करें, और सिर्फ अपने तक नहीं रहे, देख कर भला तो हो भला वाली बात है। ये वीडियो जितना लोगों तक शेयर करोगे, जितना लोगों तक पहुंचाओगे, जितना लोगों तक अवेयर करोगे कि भाई ये तू देख, इसमें बहुत कुछ बताया गया है, देख तू बहुत खाता था ना, देख इसमें बताया गया है ज्यादा खाने का प्रॉब्लम, तू कम सोता था ना, देख इसमें बताया गया है, तो प्रैक्टिस नहीं करता था ना लिखने की, देख इसमें बताया। ऐसा पॉइंट करके लोगों को बताओ। ये वीडियो शेयर करो जितना हो सके, एंड काउंट ऑन मी। कर भला तो हो भला में ये भी रहता है कि सब ऊपर वाला तो देखता है भाई, ये तो मैं मानता हूं, तो वो ये देखेगा यार इस बंदे ने सबका तो भला किया है। चलो ये इसका एक क्वेश्चन छूट गया था, लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स यहां पर दे देते। कई बार ऐसा चमत्कार भी हो जाता है, ठीक है ना। मिरेकल्स से तो पूरी जिंदगी भरी पड़ी है भाई अपने। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। बाकी मैं तुम्हें लगातार अब मिलता रहूंगा। मेरा जो फेस है बहुत शानदार तो नहीं है, लेकिन जितना भी है वो तुम्हें रोज दिखेगा, और रोज तुमको मेरे 10th क्लास के बच्चों के लिए वीडियोस दिखेंगे। मेरी आवाज बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन रोज आप सुनोगे, ठीक है। तो ये सभी चीजों को प्रॉमिस के साथ यहां पर ये वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पर अगेन मैं आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पेपर को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए,
कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कौन सा सेक्शन हमें पहले सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से हमें बोर्ड के एक दिन पहले, बोर्ड के एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले कैसी तैयारी करनी चाहिए, ये सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के चैनल से जुड़े रहें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू स्टूडेंट।